जरा देखिए 48 घंटे बाद G20 में जंगबाज इंडोनेशिया के बाली में 15 और 16 नवंबर को G20 की यह बैठक 20 देशों के प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। थोड़ा क्लोज कीजिए, ये बहुत दूर से फॉन्ट छोटे दिखाई दे रहे होंगे, दर्शकों को प्लीज इस जगह पर ले जाइए। 20 देशों के प्रमुख इसमें शामिल होने वाले हैं। 20 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां यहां जब मिलेंगी तो क्या दुनिया को, खासतौर से रशिया और यूक्रेन में जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहां से इन राष्ट्राध्यक्षों के जरिए कुछ निकलेगा, क्या इसमें कुछ उम्मीद की जानी चाहिए? यह समझा जा रहा है कि अमेरिका में काफी, आप अगर वहां की खबरें देखें, मार्क मिले भी ये कह रहे हैं, जो वहां सबसे बड़े फौजी हैं एक तरीके से कह लीजिए, कि अब बातचीत के जरिए रशिया यूक्रेन में कोई रास्ता निकलना चाहिए और अब बहुत जल्दी इसका समाधान होना चाहिए। हालांकि एंटनी ब्लिंकन, वहां का जो पॉलिटिकल विंग है, वो अभी भी ये कह रहा है कि हम मदद देते रहेंगे यूक्रेन को और आने वाले दिनों में बातचीत के लिए तो बहुत संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां पे भी दो फाड़ है। लेकिन क्या G20 में चीजें कुछ हद तक, ये जो डाइकोटमी है, ये खत्म होती हुई नजर आएगी? रशिया, चीन और पश्चिम यहां आमने सामने होंगे तो यहां भी कन्फ्रंटेशन दिखाई देगा, या आमने सामने होने के बाद जो कन्फ्रंटेशंस चले आ रहे हैं उसमें कहीं कोई रास्ता बनता हुआ नजर आएगा? G20 में इस समय सबसे ज्यादा लोगों की जो निगाहें हैं इसी बारे में है कि क्या वहां से कोई रास्ता निकलता है, ये जो बर्फ है क्या वहां से थौ मिलता है इसको। अब जरा देखिए, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव वहां पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं रूसी विदेश मंत्री ने भी न जाने कितने बार रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान न्यूक्लियर को लेकर बातें कही थी। पुतिन नहीं पहुंचेंगे, लाव्रोव पहुंचेंगे, लेकिन इससे रशियन स्टैंड में कोई बदलाव आएगा क्या? सॉवरेनिटी को लेकर यूक्रेन ने जो शर्त रखी है बातचीत के लिए कि अगर सॉवरेनिटी, पहले वो हिस्से जो अपने में मिला लिए, कब्जा कर लिए, उससे अलग हो जाओ, फिर बातचीत के टेबल पर आएंगे, क्या यहां से कुछ निकलेगा या वो जो स्टेटेड लाइंस हैं वो कायम रहेंगी? इस बीच में मुलाकातें भी होंगी, इन पार्लेस का कोई मतलब नहीं निकलेगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी वहां पहुंचने वाले हैं। तो वही जो उनकी राग रही है, जो उनकी ताल रही है, वही सुर ताल और राग वहां भी दिखाई देगा, या इस बार अब क्योंकि अमेरिका अपना रुख बदल रहा है और हो सकता है कुछ चूड़ी और चाबी टाइट की जाए और ज़ेलेंस्की अगर रिमोट से चलते हैं, अमेरिका का ऐसा जैसा आरोप है दुनिया का, क्या कोई और बटन दबाई जाएगी और ज़ेलेंस्की किसी और तेवर में, किसी और मूड में नजर आएंगे? क्या ये बड़े सवाल हैं। अब जरा देखिए, सुपर नेशन के नए ग्रुप बन सकते हैं। क्या अमेरिका अपनी तिकड़म यहां पर फिर से चलाएगा? क्या वो अपने एजेंडे के साथ आएगा और वो जो चाहेगा उस धुन पर बाकी देशों को नचाएगा, या बाकी देश अपने प्रायोरिटीज और एजेंडे के साथ आएंगे और अमेरिका जाहिर है डाइल्यूट होती हुई उसको अपनी ताकत दिखाई देती है, मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता हुआ दिखाई देता है, और यही आने वाले दिनों में G20 के बाद एक बार और दुनिया के सामने आएगा। अमेरिका, नेटो कंट्रीज और EU इसमें हावी रहेंगे क्या ऐसा होगा, या फिर इसके बदले कुछ अलग सिचुएशन दिखाई दे सकती है और वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से इमर्ज आने वाले दिनों में कर रहा है, इसके संकेत मिल सकते हैं। नया गुट यूक्रेन को लेकर बड़ा बयान दे सकता है क्या, यह भी सवाल, और यूक्रेन वॉर पर रूस चीन की घेरेबंदी होती है क्या? ये तमाम बातें हैं जो अभी हवा में तैर रही हैं और जिनके जवाब बहुत जल्द मिल जाने वाले हैं। लेकिन अब इसको लेकर आगे बढ़ता हूं और यह समझना चाहता हूं मैं, अब कपिल सर एक बार फिर से आपके पास आता हूं कि यहां से लेकर G20 और फिर एपेक, चीजें वही रहेंगी जो आप कह रहे हैं कि संदेश कहीं खो जाता है, या कहीं इस बार दीवार से टकराकर कोई सदा लौटेगी? दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसको G20 ने डिक्लेयर किया हो और आज उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के 10% भी नजदीक हो? ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू को ले लीजिए, एनर्जी क्राइसिस को ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स को ले लीजिए, मुझे एक इशू बता दीजिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहां पे एक गेम कुछ और है। जैसे आप अमेरिका पे कह रहे हैं, देखिए अमेरिका के कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो चुके हैं। जैसे नाटो में जो क्रैक थे वो खत्म करके अमेरिका फिर डोमिनेंट बन गया है। यूरोपियन इकोनॉमी डाउन हो गई है, डॉलर यूरो से फिर ऊपर आ गया है। जरा ध्यान दीजिए इस पे। अमेरिका अपने जितने उसके आर्मामेंट इंडस्ट्री के थे उन सबको शोकेस कर चुका है। यूक्रेन के अंदर उनकी सेल बढ़ रही है। अब मेरे सामने सिर्फ मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अब अमेरिका सामने वो कौन सा उद्देश्य बचा हुआ है, जिस उद्देश्य को अमेरिका और पूरा करके। एक बात मैं आपसे पूछूंगा सर, आपके पास लौटूंगा। अगर ऐसा ही है कि वाकई ये क्रैक्स जो है वो दब गए हैं और ये जो फॉल्ट लाइंस हैं वो खत्म हो गई हैं नेटो वाली, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जर्मनी अपनी इतनी कुर्बत को, प्रॉक्सिमिटी दिखाने के लिए चाइना अभी क्यों गया था, अपनी इंडस्ट्रीज को लेकर वहां क्यों गया था, और क्या आपको लगता है इसमें से जर्मनी कम से कम अभी भी ये दिखा रहा है कि वो नेटो के साथ वैसा अलाइन नहीं जैसा अमेरिका चाहता था? ये मैं आपसे आगे समझूंगा।